what we are going to study? We are going to study about functions of retailer, SWOT analysis of Big Bazaar. SWOT analysis यानी strength, weakness, opportunity and threat of Big Bazaar. We are going to complete this topic. And what are the retail marketing mix? Marketing mix तो पढ़ा है 4 P's, service mix 7 P's and retail marketing mix 6 P's. So we are going to complete all this. ठीक है? Okay. Retail atmospherics. What is retail atmospherics? We are going to complete this topic as well. First one. What is buying? हम लोगों ने buying पढ़ा था रिटेल में. So buying का कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो retailers हैं, they are purchasing the product from the different wholesalers and they are selling the products to the customers in the small quantity. So first they have to purchase the product, यानी पहले उनको product को purchase करना होता है, and they are the last link who are going to क्या बोलते हैं उसको? Who are going to no. So who is going to interact with the customer? So here we are going to move toward the next point, that is storage. So like wholesaler, they don't have lot of storage facilities या storage space उनके पास नहीं होता. वो normal उनके पास normal products होते हैं, उसी को वो demonstrate करते हैं. Packaged items ज़्यादातर रहता है उनके पास, standard item रहता है, ठीक है. FMCG products भी रहते हैं. Next is selling. How they are going to sell the product? They are going to sell the product in the small quantity to the customers. Clear हो गई बात? And even they are not only selling the product, but they are also attracting the consumer, persuading the consumer toward purchasing the product. Product को कौन सा product खरीदे, choice मतलब करने में, choose करने में product को क्या better choice होगा, इन सब चीजों में कौन help करता है? आपके retailer. Clear हो गई बात? Next one is grading and packing. What is the meaning of grading and packing? कि कई बार वो बहुत सारे प्रोडक्ट को लाते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में, बट वो सेल उस क्वांटिटी में नहीं होता. लाइक 1 kg सोडा कोई नहीं खरीदेगा, बेकिंग सोडा, राइट? सो दे आर गोइंग टू परचेज इन द स्मॉल क्वांटिटी क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन ही उतनी है. सो दे आर बेसिकली डूइंग द पैकिंग वर्क एज वेल एंड दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट. आफ्टर पैकिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद वो प्रोडक्ट को किसको देते हैं? कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क बियरिंग. रिस्क बियरिंग का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली प्रोडक्ट जो है, रिस्क का मतलब क्या हुआ? रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, किसने? रिटेलर ने. एंड प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो सेल नहीं हो रहा है, यानी उनके पास ओवर स्टॉक है, अंडर स्टॉक होना, उनके पास प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना प्रोडक्ट का, कभी थेफ्ट हो जाए, कभी फायर लग जाए, कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो उनका लॉस भी हो सकता है. क्लियर हो गई बात? तो रिस्क भी बियर कौन करता है? आपका रिटेलर. अर्पित, क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन. सिक्स्थ वन. अच्छा, बाइंग, स्टोरेज, सेलिंग, ये सब क्लियर हो गया है ना? और ग्रेडिंग, पैकिंग, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन. सो बेसिकली रिटेलर्स जो होते हैं, आप लोग कई बार स्टोर जाते हो अपने आसपास, जनरल स्टोर, तो वहां देखते हो कि कोई पर्सन है जो लिस्ट पूरा बनाता रहता है, पूरे प्रोडक्ट्स का बनाता है. आपने कई बार देखा होगा. तो वो बेसिकली ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है कि आप कितना ऑर्डर देते हो. उसके बाद वो आपको ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोडक्ट को ला करके आपके शॉप में प्रोवाइड करता है. तो रेयरली ही, कई बहुत रेयर केस में होता है कि रिटेलर्स खुद से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट मतलब खुद से कैरी करके लेकर आते हैं. ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है उनको बिल्कुल होलसेलर वहां उनके शॉप तक डिलीवर करता है, ठीक है. यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि रिटेलर्स ऑफन, लिखिए, रिटेलर्स ऑफन कैरी गुड्स फ्रॉम होलसेलर. ऑफन कैरी, ऑफन का मतलब क्या हुआ? कभी कभी, रेयरली, राइट? सो रिटेलर्स ऑफन कैरी गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स and manufacturers, from wholesalers and manufacturers to their shop. यानी अपनी दुकान तक रेयरली कभी वो खुद से ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट को या लेकर आता है, कैरी करता है. ज्यादातर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर. मैंने पहले ही बताया था कि कुछ बड़े बड़े रिटेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, ना कि होलसेलर से. तो ऐसे सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर खुद ये सर्विस डिलीवरी की या प्रोडक्ट डिलीवरी की फैसिलिटी, होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट,
फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, कुछ आवाज आ रहा है बेटा? मैम ऑफ्टन बोली कि ऑफ्टन, धीरे लिखो। यस पीयूष, रिटेलर्स ऑफन कैरी गुड्स from wholesalers and manufacturers to their shop. Next one लिखिए फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का यह मतलब बेसिकली क्रेडिट की बात हो रही है। तो ज्यादातर जो रिटेलर्स हैं आपके, उनको प्रोडक्ट जो है वो क्रेडिट में मिलता है, किसके द्वारा? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा। एंड इवन रिटेलर्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू द कंज्यूमर, और बहुत लोग अपना खाता बनवा लेते हैं एंड दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड देन इन मंथ में एक बार दे आर गोइंग टू पे द अमाउंट, राइट? So credit facility is provided by retailer to the consumer and from wholesalers and manufacturer. वो किसको देते हैं क्रेडिट फैसिलिटी? रिटेलर को, और रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को। So this is financing here, यानी रिलेटेड विद द क्रेडिट, यानी उधार वाला सिस्टम। क्या होता है? उधार, है ना? उधार हम देते हैं ना, पैसा नहीं लेते हैं और सामान देते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डेज फिर लेते हैं, है ना, पैसा उसका। यहाँ पर वही चीज है। देखिए, some retailers grant credit to customers. Some retailers grant credit to customers and provide the facility of return or exchange of goods, ठीक है? यानी कि यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड होता है। एक और चीज भी है कि कई बार हम सामान को वापस कर देते हैं तो हमें वापस से पैसे भी उस प्रोडक्ट के मिल जाते हैं, ठीक है? या फिर रिप्लेस करते हैं, रिटर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्लियर हो गई? होम डिलीवरी की भी सर्विसेज कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कि वहां पर पैसा नहीं लिया जाता है, एडिशनल आपको सर्विस भी दिया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द फाइनेंसिंग रिलेटेड विद द मनी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, सेल्स प्रमोशन। अच्छा, सेल्स प्रमोशन इज द पार्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स या प्रमोशन मिक्स या प्रमोशन स्ट्रैटेजी। तो प्रमोशन में हमने पढ़ा था ना, पब्लिसिटी क्या कर। पॉइंट, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है कि रिटेलर्स जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट टू, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि रिटेल शॉप में एक पूरा का पूरा ब्लॉक जो है पर्टिकुलर सोप या किसी एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए उसको डेकोरेटेड रहता है वो, राइट? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो रिटेलर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, दे आर आल्सो प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एज वेल। तो इसमें लिखिए सम रिटेल, ये अ रिटेलर डिस्प्लेज गुड्स, अ रिटेलर डिस्प्लेज गुड, यानी गुड्स को वो दिखाते हैं, शो करते हैं, डिस्प्लेज गुड। आगे लिखिए, he carries out publicity through shop decoration, यानी शॉप को सजाकर। अच्छा, आप लोग में से आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा 25 दिसंबर हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, बहुत सारे शॉप डेकोरेटेड रहते हैं। कंपनी वालों ने डेकोरेट करने बोला हो या ना बोला हो, लेकिन दे आर डेकोरेटिंग इट, राइट? दे आर शोइंग, दे आर बेसिकली क्या करते हैं? वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कि दिवाली का टाइम है, यू विल गेट दिस ऑफर, ये ऑफर है हमारे यहाँ पर, ये प्रोडक्ट एक पे एक फ्री है। ये सारी चीजें क्या है? आपका प्रमोशन का पार्ट है। क्लियर हो गया बात? तो इसमें लिखिए he carries out publicity through shop decoration, window display, जो कांच के पीछे आप लोगों ने देखा होगा मैनीक्वींस और डमीज होते हैं जो कपड़े पहने होते हैं, एपरल पहने होते हैं, these are also the part of the sales promotion. So window displays etc, विंडो डिस्प्ले एटसेट्रा। अब ये क्या करते हैं? बेसिकली इस तरीके से प्रमोशन करके क्या करते हैं? परसुएड करते हैं, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? कि शॉप में वो क्या करे? एंटर करे, शॉप में वो क्या करे? एंटर करे और प्रोडक्ट को खरीदे। क्लियर होगी बात? हमेशा याद रखना, जब हम रिटेल एटमॉस्फेरिक पढ़ेंगे ना, तब मैं थोड़ा सा और भी पॉइंट्स ऐड ऑन करूँ
चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट आपका फंक्शन है किसका, ये रिटेलर का, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट जो फंक्शन है दैट इज इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि रिटेलर सबसे लास्ट लिंक है, कस्टमर से वही अट्रैक्ट करता है, वही बात करता है, वही क्वेरी सुनता है, वही प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है ज्यादातर केस में, सॉरी। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन है मार्केट का वो सबसे ज्यादा कौन एक्वायर कर रहा है, रिटेलर। यानी कि इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा मार्केट का किसके पास है, रिटेलर के पास है, क्योंकि कस्टमर अपना फीडबैक, अपनी बात, अपना जो डिमांड है वो किसके सामने रखता है, रिटेलर के सामने, कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। और अगर वो अनअवेलेबल है, आपके शॉप पे अवेलेबल नहीं है, होता है आपकी रिटेल शॉप में अवेलेबल नहीं है, तो यू आर गोइंग टू आस्क द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर फॉर सेंडिंग दैट प्रोडक्ट, है ना। और बताएंगे कि अभी लेटेस्ट डिमांड ये है, लोग ये ढूंढ रहे हैं मार्केट। तो एमआर का भी पार्ट एक कहीं ना कहीं रिटेलर कर देता है, यानी मार्केटिंग रिसर्च का भी काम आपका रिटेलर कर देता है, कि इंफॉर्मेशन वो किस तक पहुंचाता है, आपके होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। साथ ही साथ वो मार्केट का या होलसेलर का या उधर का जो इंफॉर्मेशन है वो, या प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ नया मार्केट में आया, नया प्रोडक्ट आया आपके शॉप में, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आप किसको देते हो, रिटेलर को देते हो। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, रिटेलर टू कंज्यूमर एंड रिटेलर टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। समझ में आ गई बात यहां तक। चलिए इसको लिखिए एक लाइन इस पे, retailer provide knowledge to customer, retailer provide knowledge to customer, retailer provide knowledge to customer, knowledge to customer about new products, about new product, देखिए, retailers provide knowledge to consumer about new product and uses of old product, ठीक है। They provide knowledge to consumer about new product, market, offers, सब लिख सकते हो, अगर मन है तो लिख लो, न्यू प्रोडक्ट, ऑफर्स, है ना रजत, न्यू प्रोडक्ट, ऑफर, ये सब के बारे में कौन बताता है, रिटेलर किसको बताता है, कंज्यूमर को। और साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, ठीक है। अब उससे क्या पता लगता है, कंज्यूमर का डिमांड, कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर। तो ये सारे की सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलता है, रिटेलर से। आगे बात समझ में आता है, अगर लिखने का मन है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। चलिए तो आपके फंक्शंस ऑफ रिटेलर खत्म हो गया। हु इज रिटेलर, व्हाट इज ई टेलिंग, व्हाट इज रिटेलिंग, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। फंक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। पहला फंक्शन क्या है, बाइंग, सेकेंड फंक्शन स्टोरेज, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन ग्रेडिंग एंड पैकिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, क्लियर हो गई। 9 जो पॉइंट कराया सबको, किसी को डाउट है इसमें। चलिए नेक्स्ट इज स्वॉट एंड ओके, तो स्वॉट एनालिसिस सबसे पहली बार बिग बाजार कब शुरू हुआ था, 2001 में, और उसको शुरू किसने किया था, किशोर बियानी ने। दैट इज द पार्ट ऑफ अ फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप का पार्ट है। उनके खुद के भी बिग बाजार के इन हाउस बहुत सारी कंपनी, जैसे क्लीनमेट बताया था मैंने आप लोगों को, डीजे&सी है आपका, बुफेलो है, बहुत सारे ब्रांड जो है इन हाउस ब्रांड भी है आपके किसके, बिग बाजार के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 2020 में किशोर बियानी ने बिग बाजार को, फ्यूचर को बेसिकली सेल कर दिया है, बट दैट इज स्टिल इन द डायलेमा दैट इट इज गोइंग टुवर्ड द रिलायंस और अमेज़न, है ना। अब अमेज़न का केस जीत चुका है अमेज़न, बिकॉज ऑफ द कोविड एंड बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड मेजॉरिटी उनका जो था ना रिटेल शॉप था ना, फ्यूचर रिटेल था आपका पूरा, तो बहुत दिन तक शॉप क्लोज रह गया, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ, और इसकी वजह से वो मतलब फ्यूचर ग्रुप को उन्होंने सेल करना पड़ा। ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल मॉल, ऑल आर द पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्रुप। आदित्य बिरला किसको खरीद लिया, आदित्य बिरला तो पैंटालून्स का है ना। सो स्वॉट का फुल फॉर्म सबको पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ क्या है बिग बाजार का, तो उसका ब्रांड इक्विटी, क्योंकि वो
सबसे पहला रिटेल कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हाइपर मार्केट में से है, तो इसका ब्रांड इक्विटी यानी इसका ब्रांड का वैल्यू काफी ज्यादा हाई है। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिग बाजार इज हाई ब्रांड इक्विटी। ठीक है, ब्रांड इक्विटी इज रिलेटेड विद द वैल्यू ऑफ ब्रांड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, स्ट्रेंथ। सेकेंड पॉइंट इज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी काफी स्पेशियस है, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है शॉप में, तो आपको कभी भी शॉपिंग करने में ऐसी दिक्कत नहीं होगी। सो द स्पेशियस बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिग बाजार इज वेरी फाइन। एंड तीसरा दे ऑलवेज प्रोवाइड द प्रोडक्ट इन लो प्राइस, यानी हमेशा इनके पास कुछ ना कुछ रेगुलर वे में ऑफर चलता रहेगा, प्रोडक्ट को लो प्राइस में प्रोवाइड करते हैं, इवन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को भी लो प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब समझते हो, जो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है, जैसे 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए फिक्स होता है ना, जैसे बिस्किट का 10 रुपए, तो दे आर ऑल्सो इवन प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन दूस प्रोडक्ट। सो ये भी इसका एक स्ट्रेंथ है कि हमेशा लो प्राइस में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा इनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। अभी तो खैर ये चीज थोड़ा सा दिक्कत हो गई, लेकिन स्टिल ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इनके पास, यानी कि इनके पास इनकम की कोई दिक्कत, पैसों की दिक्कत नहीं है। खैर अभी तो सिचुएशन वर्स हो गया है, इस पॉइंट को आप हटा सकते हो। तीसरा चीज ये है कि इनके पास ना हर एक एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। हर एक एज ग्रुप यानी बच्चों के लिए भी टॉयज आर देयर, बड़ों के लिए, मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए दे हैव प्रोडक्ट। सो वी कैन एंजॉय द फैमिली शॉपिंग टुगेदर, मतलब फैमिली शॉपिंग कर सकते हैं आराम से हम लोग, कहाँ पर, बिग बाजार में। आगे बात समझ में? सो वी कैन इजिली एबल टू, मतलब किसी फैमिली के साथ भी जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। चौथा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि यहाँ पर आजकल ऑनलाइन बुकिंग और डिलीवरी ऑफ गुड्स भी अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बिग बाजार। ये सभी चीज पहला। अरे चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इसका वीकनेस क्या है। इसका ये तो स्वॉट में स्ट्रेंथ हो गया, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी लो कॉस्ट में, फ्री डिलीवरी, बुकिंग ऑनलाइन भी हो सकता है, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हर एक फैमिली के हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल है, ब्रांड इक्विटी काफी ज्यादा हाई है, इन्वेस्टमेंट का चांसेस बहुत ज्यादा है, और ऊपर से हर जगह मेजॉरिटी ऑफ जगह पे अवेलेबल भी है बिग बाजार, है ना। सो दीज ऑल आर द बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ बिग बाजार। वीकनेस क्या है? पहली बात, वीकनेस इसका सबसे बड़ा ये है कि अनेबल टू मीट द स्टोर ओपनिंग टारगेट ऑन टाइम। एक तो यहाँ पर अंडर स्टॉक की प्रॉब्लम आए दिन रहती है। अंडर स्टॉक यानी कि प्रोडक्ट जितना होना चाहिए डिमांड के हिसाब से उतना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, पहला एक ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट एबल टू प्रोवाइड द टारगेट जो उनको प्रोवाइड करना चाहिए टाइमली, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसका दूसरा क्या वीकनेस है कि इनका खुद का इन हाउस बहुत सारी कंपनी बहुत सारे हैं, तो सम टाइम द पीपल आर थिंकिंग दैट दे आर बेसिकली प्रमोटिंग देयर ओन ब्रांड मोर। ठीक है, तो अपने ब्रांड को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और इन लोगों का मानना ये है क्योंकि ये लो प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो लो क्वालिटी का भी प्रोडक्ट होगा। तो लाइक एक जनरल कस्टमर परसेप्शन बिल्ड हो गया कहीं ना कहीं कि इनकी जो इन हाउस कंपनी है, इन हाउस ब्रांड है, वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वीकनेस, ये सब वीकनेसेस बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है कि इनके पास जो बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिनके प्रोडक्ट इनके पास है ही नहीं, यानी वो सेल ही नहीं करते। खैर ये वो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये दूसरे ब्रांड के भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन जॉकी हो गया, वैन हुसैन हो गया, जो रिनाउंड आपका है, लिवाइस हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट नहीं ये सेल करते। दीज ऑल आर द वीकनेसेस ऑफ बेसिकली आपका बिग बाजार। क्लियर होगी बात? और एक और इसका वीकनेस क्या है कि ओवर क्राउडेड होता है एट द टाइम ऑफ ओकेजन, यानी कभी भी कोई ओकेजन होता है तो ओवर क्राउडेड होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को सेल मतलब प्रोडक्ट परचेज कस्टमर नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी धीरे धीरे एक्सपेंशन इनका हो रहा था। खैर अभी तो दिक्कत हुई है, लेकिन एक्सपेंशन इनका बहुत ज्यादा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज में नहीं है, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल है। तो इनका ये अपॉर्चुनिटी है कि धीरे धीरे दे कैन आल्सो मूविंग टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ देयर ब्रांचेस, एक्सपैंड कर रहे हैं ये। काम में भी है। उसके अलावा आजकल उसके अलावा मॉल कल्चर बहुत ज्यादा इंडिया में इन्फ्लुएंस है, यानी प्रचलन में है, इन शॉर्ट कह सकते हैं। अब यहाँ सक्सेसफुल हो गया है बहुत सारा रिटेल स्टोर।
अभी भी आज भी जो रिटेल जो लोग होंगे नॉर्मली वो रिटेल स्टोर में, ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सही बात है या नहीं? मतलब बहुत सारे लोग मॉल में जाकर के शॉपिंग करते हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी मॉल्स में भी अगर होगी तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ये भी है कि द बिग बाजार विल बी ओपन इन द मॉल, जैसे पीएनएम में भी बिग बाजार है, तो यहाँ पर सेल होने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। हो गई बात समझ में आ गई? क्योंकि पीपल आर बेसिकली गोइंग देयर फॉर किस चीज के लिए? घूमने फिरने के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट ऐसे ही मूवीज देखने के लिए। बट अगर वहां अवेलेबल होगा बिग बाजार, या तो फिर वो इजिली परचेज भी कर सकते हैं अपने डे टू डे और नॉर्मल गुड्स को। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा एक और चीज है कि मतलब पीपल क्यों परचेज करें? क्योंकि सारे प्रोडक्ट अंडर वन रूफ प्रेजेंट है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हो गई। क्या हो गई? ये सारी अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट क्या है इसके लिए? सबसे पहला तो कंपटीशन। ऑनलाइन भी कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अमेजोन है, बिग बाजार, बिग बास्केट है, आपका ग्रोफर्स है, तो सॉरी, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे आपके प्रोडक्ट्स को डे टू डे ग्रोसरी आइटम्स को प्रोवाइड करते हैं। सही बात है ना? तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। उसके अलावा आपके ये तो हो गए ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से दे स्टार्टेड डीलिंग विद द ग्रोसरीज एज। अब क्योंकि अमेजोन में सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं, तो कोई भी अगर नया रिटेल स्टोर ओपन होता है, चाहे वो रिलायंस डिजिटल भी क्यों ना हो, वो भी एडवर्सली इफेक्ट डालेगा आपके बिग बाजार पे। चाहे बिग बास्केट क्यों ना हो, चाहे रिलायंस फ्रेश क्यों ना हो, वो भी इफेक्ट डालेगा आपके बिग बाजार पे। आ रही बात समझ में? भले वो एक सेक्टर और एक डिपार्टमेंट पे डाले, लेकिन एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो कंपटीशन हो गया, रिटेल स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन रिटेल स्टोर हो गए, और तीसरा अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। अब अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल कैसे इफेक्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए, क्योंकि बिग बाजार में एक प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? प्रोडक्ट खरीदोगे, उसके बाद फिर जाके क्या कराओगे? बिलिंग कराओगे, उसके बाद जाके फाइनली आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। और बिलिंग में अगर बहुत लंबा लाइन है तो यू हैव टू वेट देयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब तक आपकी बारी नहीं आती, जब तक आपका टर्न नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको एक पैकेट अगर सॉल्ट लेना हो या शुगर लेना हो, तो यू आर गोइंग टू विजिट नियर बाय स्टोर, नॉट बिग बाजार। आप बिग बाजार नहीं जाओगे, आप आसपास के कोई रिटेल स्टोर में जाओगे, छोटा मोटा रिटेल स्टोर, क्योंकि एक पैकेट आप लेने वाले होंगे सॉल्ट, और वहां पर जाके इतना लंबा लाइन में लगना, दैट इज नॉट गुड, राइट? सो जो बोल सकते हैं ना अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर आपकी किसका है? बिग बाजार का। ठीक है। उसके अलावा हमेशा जो नए नए गवर्नमेंट पॉलिसीज आती रहती हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है रिटेल सेक्टर में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर आपका इफेक्ट डालता है, थ्रेट है आपके किसके लिए? बिग बाजार के लिए। उसके अलावा एक और पॉइंट है, दैट इज इंटरनेशनल प्लेयर। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, आए दिन नए नए स्टोर ओपन हो रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के स्टोर जो है दूसरे कंट्री के, वो भी ओपन हो रहे हैं इंडिया में। सो कहीं ना कहीं कंपटीशन काफी एक्सट्रीम लेवल पे हाई है। और मैं आप लोग को सीरियसली बताती हूँ, सबसे ज्यादा बिग बाजार का सेल छोटे मोटे सिटीज या टाउन में है। रीजन? क्योंकि आपके ऑलरेडी जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पर कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, सैचुरेशन आ गया है, यानी कि ऑलरेडी पूरा वो फुल हो चुका है। अब इसीलिए तो रूरल मार्केट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे स्वॉट जो एनालिसिस बताया, थ्रेट में सबसे मेजर क्या है? कंपटीशन। क्लियर हो गई बात? अब कंपटीशन तीनों सेक्टर से, रिटेल स्टोर, ऑनलाइन रिटेल स्टोर और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर। डन? क्लियर हो गई बात? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिटेल एटमॉस्फेरिक। अब रिटेल एटमॉस्फेरिक क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। बिग बाजार का 7 P's मैंने करवाया था, उसके बाद बिग बाजार का थोड़ा इंट्रोडक्शन और बिग बाजार का स्वॉट एनालिसिस। क्लियर हो गया? इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू basically do the case study on CCD, cafe coffee day. Clear? Okay, so what is the retail atmospheric? What is the meaning of retail atmospheric? Basically retail का क्या atmosphere होना चाहिए, और atmosphere कैसे develop होता है? With light, with the ambience, noise कैसा, वहां पर म्यूजिक सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आपने कौन सा यूज किया हुआ है, प्रॉप्स आपने कैसा है, आपने अपने शॉप को कैसे डेकोरेट किया और कैसे आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो ताकि लोग इन्फ्लुएंस होकर आपके शॉप में आ रहे हैं। सो एटमोस्फियर इज नॉट ओनली अबाउट द props and these physical evidences, बस इसके अलावा भी आपके लोगों का बिहेवियर, the employees behavior, that is also going to develop the retail
एटमोस्फेयर। क्या रिटेल एटमोस्फेयर काफी डीप में है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं। बट ये याद रखिएगा कि फिजिकल एविडेंस वगैरह जो भी चीजें हैं, आपके एम्प्लॉइज का बिहेवियर, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द रिटेल एटमोस्फेयर। क्लियर होगी बात? चलिए मिलते